सृजन संवाद की 130वीं गोष्ठी में आप सबका स्वागत। और आज हमारे साथ वो नाम जुड़े हुए हैं जो किसी परिचय का मोहताज नहीं है। हमारे साथ वरिष्ठ कवि, कला मर्मज्ञ और कला के क्षेत्र में अद्वितीय काम करने वाले प्रयाग शुक्ल जी मौजूद हैं, जो व्यक्तिगत तौर पर मुझे अपनी कविताओं के लिए हमेशा आकृष्ट करते रहे हैं। हमारे साथ सीरज सक्सेना जी मौजूद हैं। हमारे साथ विजय शर्मा मैम जुड़ी हुई हैं, जो हमारे सृजन संवाद परिवार की मुखिया हैं और सृजन संवाद की 130वीं कड़ी तक आने में जो इन्होंने अपना श्रम और सारी चीज़ें की हैं, वो किसी से छुपी हुई नहीं है। और फिर हमारे साथ शशि भूषण बडोनी जी जुड़े हुए हैं। तो आज का कार्यक्रम हम शुरू करेंगे मैम कला, साहित्य और संस्कृति के इस मंच पर जिसका नाम है सृजन संवाद। सबसे पहले मैं आमंत्रित करना चाहूँगा डॉक्टर विजय शर्मा जी को कि वे आगंतुकों का स्वागत करें और कार्यक्रम की रूपरेखा के विषय में हम सबको अवगत करें। बहुत बहुत धन्यवाद महो जी। उपस्थित सभी लोगों को मेरी ओर से नमस्ते। ये सृजन संवाद की 130वीं गोष्ठी है, जैसा कि अभी त्रिपाठी जी ने बताया। पिछले 13 सालों से हम लोग सृजन संवाद हर महीने करते आए। आज की गोष्ठी कला पर केंद्रित है। हम एक माह साहित्य पर गोष्ठी करते हैं, एक माह सिनेमा पर और एक महीने हम लोग कला को देते हैं। तो आज की गोष्ठी हमारी मुख्य रूप से कला से संबंधित है। मैं आज के मुख्य वक्ता प्रयाग शुक्ल जी का स्वागत करूंगी। पूरे मंच की ओर से, पूरे श्रोताओं और दर्शकों की ओर से। शुक्ल जी से मेरा बहुत पुराना परिचय है, बल्कि परिचय तो बहुत बाद में हुआ, मिलना बहुत बाद में हुआ। मेरे से मिलने के बहुत पहले से उन्होंने मुझे आशित करना शुरू किया। चूंकि आप रंग प्रसंग और संगना, जो नाटक एकेडमी और संगीत एकेडमी की पत्रिका है, और प्रयाग शुक्ल जी इसके संस्थापक रहे हैं, इन दोनों पत्रिकाओं के। और इन दोनों पत्रिकाओं में शुरुआत में मैंने लेख भेजे, अब शुक्ल जी को पसंद आए और उन्होंने प्रकाश बात तो उन्होंने बार कहकर लिखवाया। और जब मैं मिलने उनसे पहली बार गई उनके ऑफिस में, तो मुझे ये देखकर बहुत आश्चर्य हुआ कि वहां पर जो मासिक लेखकों की लिस्ट टंगी हुई थी, उसमें मेरा नाम भी था। तो उन्होंने बताया कि जिनको हम जिस माह प्रकाशित करते हैं उनके नाम हम यहाँ बोर्ड पर लिख के रखते हैं। ये मेरे लिए एक बहुत ही मधुर स्मृति है, बहुत बड़ी थाती है। शुक्ल जी से फिर कई बार मिलना हुआ, पुस्तक मेले में मिलना हुआ, और जमशेदपुर जब वो आए तो उनसे मिलना हुआ। और अगले दिन मैंने जब उन्हें आमंत्रित किया तो वो इतने सहज और सहज व्यक्ति हैं कि हमारे घर चले आए बिना किसी दिखावे के, और हमने बालकनी में बैठ के ढेर सारी बातें की। और वो उस दिन जो फोटो मेरी बेटी ने लिए, अनघा ने लिए, वो मेरे लिए बहुत बड़ी थाती है। शुक्ल जी न सिर्फ चित्रकार है, बल्कि संपादक के तौर पर तो है ही। उन्होंने कई पत्र पत्रिकाओं में कॉलम लिखे हैं, पत्रकार रहे हैं,
कला मर्मज्ञ रहे हैं बल्कि, और उन्होंने फिल्म पर बहुत अच्छा काम किया है। उनकी जो किताब है फिल्म पर, जीवन गढ़ती फिल्में, उसको मैं जब तब पलटती रहती हूँ। और जब मैं एक बार उनसे मिलने के लिए भोपाल गई तो उन्होंने अपनी एक कहानी की किताब मुझे दी, जिस पर मैंने लिखा। हालांकि उनकी कहानियों पर लिखने की बात मेरे लिए बहुत ही संकोच वाली बात थी, लेकिन मैंने जो समझ में आया उस तरह लिखा। तो ऐसे सहज सरल चित्रकार, कहानीकार, सिनेमा मर्मज्ञ शुक्ल जी का, और सबसे बड़ी बात है कि इस उम्र में भी वो इतने सक्रिय हैं, जगह जगह कला प्रदर्शनियों में जाते रहते हैं। तमाम बड़े बड़े चित्रकारों से उन्होंने लिखा है, प्रदर्शनियों के कैटलॉग बनाए हैं। ऐसे प्रयाग शुक्ल जी का मैं इस मंच पर हार्दिक करती हूँ। साथ जो कि सृजन समाज के पहले आ भी चुके हैं, मैं इस कार्यक्रम में उनका स्वागत करती हूँ। हमारे साथ देहरादून से शशि भूषण बडोनी जी, जो स्वयं भी रेखांकन करने में कुशल हैं, जिन्होंने उत्तराखंड के लेखकों का एक साक्षात्कार संकलन प्रकाशित किया है, उनके नाम पर प्रकाशित हुआ, उन्होंने साक्षात्कार लिए हैं। मैं उनका भी इस मंच पर स्वागत करती हूँ। वैभव मणि त्रिपाठी, जो सृजन समाज के मजबूत स्तंभ हैं, उनके होने से सृजन समाज को किसी बात की चिंता नहीं करनी होती है। आज उनकी तबीयत ठीक नहीं है, फिर भी वो हमारे साथ जुड़े हैं, मैं उनका भी स्वागत करती हूँ। इसके साथ ही फेसबुक लाइव पर बहुत सारे लोग हमारे साथ आज जुड़ेंगे, मैं उन सब का भी स्वागत करती हूँ। आप सबका एक बार स्वागत करती हूँ और पुनः मंच त्रिपाठी जी को सौंपती हूँ। धन्यवाद। धन्यवाद मैम। कार्यक्रम को आगे बढ़ाते हुए अब सबसे पहले मैं अनुरोध करूंगा हमारे वरिष्ठ साथी और आज के अतिथि श्री शशि भूषण बडोनी जी को कि वे हमारे आदरणीय श्री प्रयाग शुक्ल जी का परिचय इस मंच से करवाएं और इस मंच के माध्यम से फेसबुक से जुड़े सभी लोगों से करवाएं, जो एक औपचारिक परिचय है। और अभी हम लोग के साथ बहुत सारे गेस्ट भी जुड़े हुए हैं सर। मैं एक सेकंड में उनका नाम लेने के बाद आपको मंच सौंपूंगा। चित्रांशी पांडे जी जुड़ी हुई हैं, नमस्ते मैं कह रही हैं। शशि बडोनी सत्यानंद बडोनी जी जुड़े हुए हैं। बडोनी सर एक सेकंड के लिए समय देते सर। सत्यानंद बडोनी जी जुड़े हुए हैं। बहुत ही सुंदर कार्यक्रम, आयोजक मंडली को हार्दिक बधाई और शुभकामनाएं। उनकी टिप्पणी है। गंभीर सिंह पालनी जी जुड़े हुए हैं, नमस्कार कह रहे हैं। गीता दुबे जी जुड़ी हुई हैं, आप सभी को मेरा नमस्कार, उनकी टिप्पणी है। प्रबोध दुनियाल जी जुड़े हुए हैं, आप सभी को प्रणाम, स्वागत है। अंकित उपाध्याय जी जुड़े हुए हैं, सभी को नमस्कार कर रहे हैं। और सृजन संवाद के मंच से मैं बडोनी जी का एक छोटा सा परिचय आप सबके बीच कराना चाहूँगा कि शिक्षा के क्षेत्र में बडोनी जी की जो इसको फॉर्मल एजुकेशन कहते हैं वो फार्मेसी की है। इन्होंने डी फार्मा पढ़ा है, फिर स्नातक किया। और जैसा कि विजय मैम ने बताया, इनका एक कहानी संग्रह, एक कविता संग्रह और जो एक उल्लेखनीय कार्य इनका जो है जिससे इनकी राष्ट्रीय स्तर पर पहचान बनी सर की, वो ये था कि इन्होंने उत्तराखंड और आसपास के क्षेत्रों के 51 वरिष्ठ साहित्यकारों के जो साक्षात्कार थे उसे प्रकाशित किया और एक किताब के रूप में मेरी 51 साहित्यकार मेरे, ठीक है। और वर्तमान में पत्र पत्रिकाओं में लेखन, रेखा चित्र बनाना, संपादन, बहुत सारी गतिविधियां सर रिटायरमेंट के बाद कर रहे हैं।
और ज़्यादातर समय अपना कला को इन्होंने समर्पित किया हुआ है, और इतने व्यस्त समय में आज थोड़ा समय निकाल कर हम लोग के पास आए हैं। तो आपका स्वागत है सर, और मंच अब आपके हवाले। नमस्ते सर। सृजन समाज के सभी सृजनशील व्यक्तियों का मैं सबसे पहले बहुत बहुत धन्यवाद व्यक्त करता हूं कि उन्होंने मुझे इस प्लेटफॉर्म पे बोलने का अवसर दिया, क्योंकि मैं एक नया कला प्रेमी हूं, नया कला सीखने वाला हूं, और आप लोगों ने मुझे इस मंच पे अवसर दिया है। तो मैं सबसे पहले सृजन संवाद का बहुत बहुत आभार व्यक्त करता हूं। और फिर प्रयाग शुक्ल जी जैसे बड़े जाने माने नाम और बहुत प्रतिष्ठित नाम को परिचय आपने यहाँ पे देने को मुझे दायित्व सौंपा है, ये मेरे लिए बहुत सौभाग्य की बात है। वरिष्ठ कवि कथाकार कला समीक्षक प्रयाग शुक्ल जी कला की दुनिया में एक प्रतिष्ठित और जाना माना नाम है। वो एक ऐसे कला समीक्षक हैं जिन्होंने स्थानीय कला के मर्म के अलावा अंतर्राष्ट्रीय कलाकारों की कला को भी सहज और सरल शब्दों में विवेचित कर हम साधारण कला प्रेमियों को भी कला को देखने की एक समझ और एक दृष्टि प्रदान की। उन्होंने कई स्थानीय कलाकारों को एक वैश्विक पहचान दी और उनको एक विश्व स्तर पर एक पहचानने का एक वो किया उन्होंने। वरिष्ठम प्रयाग जी का सुप्रसिद्ध कलाकार एम.एफ. हुसैन, जे. स्वामीनाथन, रामकुमार वर्मा, सैयद हैदर रजा आदि से बहुत आरंभिक समय से ही उनसे संवाद, कला संवाद और मित्रता रही है। यह बहुत खुशी की बात है कि प्रयाग जी इस उम्र में भी बहुत सक्रिय और एक निरंतर सृजनरत कला के क्षेत्र में और लेखन के क्षेत्र में, दोनों ही क्षेत्र में बहुत सृजनशील हैं और जगह जगह की यात्राएं भी कर रहे हैं। उनका जन्म 28 मई 1940 को कलकत्ता में हुआ। कवि, कथाकार, अनुवादक, कला समीक्षक, रंगमंच और सिनेमा पर लिखते रहे हैं। उनकी लगभग 50 किताबें प्रकाशित हैं। बंकिम चंद्र के प्रतिनिधि कविताओं का अनुवाद को उनको साहित्य अकादमी का अनुवाद पुरस्कार मिला है। इसके अलावा द्विदेश सम्मान, कीर्ति पुरस्कार, दिनकर सम्मान के अलावा नरेश मेहता स्मृति सम्मान आदि तमाम पुरस्कारों से वह सम्मानित हैं। नोबेल पुरस्कार विजेता कवि ऑक्टियो पाज की कविताओं का अनुवाद उनका बहुत सराहा गया है। इसी तरह रविन्द्रनाथ ठाकुर की गीतांजलि का बंगला से अनुवाद को भी बहुत सराहा और याद किया जाता है, पढ़ा जाता है। 1984 में आयोवा इंटरनेशनल अमेरिका में उनको आमंत्रित किया गया लेखन के लिए, और वहां 4 मास में उन्होंने कई कृतियां लिखी, जिसमें कि गठरी उपन्यास उनका बहुत चर्चित हुआ है। वह टाइम्स ऑफ इंडिया की पत्रिका दिनमान के कला समीक्षक रहे हैं और नवभारत टाइम्स दैनिक के कला संपादक भी रहे हैं। इसी तरह राष्ट्रीय नाट्य संस्थान की पत्रिका रंग प्रसंग तथा संगीत नाटक अकादमी की पत्रिका और संगना के वह संस्थापक संपादक भी है। वह बहुत सारी यात्राएं उन्होंने देश विदेश की हैं और फिलहाल वह दिल्ली के एनसीआर में, नोएडा में संप्रति रह रहे हैं और वहाँ सृजनरत हैं। रोज ही उनकी कला कृतियां फेसबुक पर हम लोग देखते हैं। मैं तो बहुत इंस्पायर्ड हूँ और मैं हमेशा जो है उनको रोज ही, जब तक उनकी कला नहीं देखता हूँ तब तक एक अधूरा सा लगता है। मैं उनको प्रणाम करता हूँ। धन्यवाद सर। और अब आज का हम लोग का जो इंतज़ार है वो समाप्त हो रहा है।
मैं अनुरोध करूंगा आदरणीय प्रयाग शुक्ल सर से कि वे आज हम लोग को जो अपना व्याख्यान है उससे हम लोग को कुछ और समृद्ध करें, कुछ और थोड़ा सा बेहतर मनुष्य बनने के लिए प्रेरित करें। सर, स्वागत है, प्रणाम। नमस्कार आप सभी को, सभी श्रोताओं को, विजय शर्मा जी को, बडोनी जी को, वैभव जी को, सीरज को। बहुत अच्छा लग रहा है कि मैं इस मंच पर आज शाम को हूँ और आपसे बातें कर रहा हूँ। मैंने सोचा था शायद मुझसे कोई कुछ पूछेगा तो फिर बातचीत का सिलसिला आगे बढ़ेगा, क्योंकि कहाँ से शुरू करूँ, ये कुछ संकेत मैं स्वयं ढूंढ नहीं पा रहा। पर यहीं से शुरू करता हूँ। कला की दुनिया में पिछले 50 वर्षों से अधिक समय से हूँ और इसको मैं अपने जीवन पर हाँ है कि हम कुछ कहा आपने, मैं तो रुक गया कि मैं बोलता रहूं। कुछ समझ में नहीं आया। मैं तो बोल रहा। हाँ, कला की दुनिया में आपका प्रवेश कैसा हुआ, वहीं से शुरू कर दीजिए जी। हाँ, वो अच्छा रहेगा। तो आपको बताया अभी शुरू से बताइए जी, शुरू से बताइए, क्योंकि आपने बहुत बार कहा होगा होता और दर्शक अलग होते हैं, तो इस मंच के लोगों के लिए ये बहुत रुचिकर होगा कि आप शुरू से ही बताएं। तो शुरू से तो फिर विजय जी ये है कि अभी बडोनी जी ने बताया है कि मैं कलकत्ता में मेरा जन्म हुआ, मैं वहीं बड़ा हुआ, पढ़ाई लिखाई मेरी वहीं हुई। मेरे पिता की मतलब पैतृक हमारा व्यवसाय पुस्तकों का था। मार्केट में हमारी पुस्तकों की दुकान थी और किताबों से परिचय तो बहुत शीघ्र ही हो गया था, हर तरह से, घर में, बाहर। और अपने हमारी जो पुस्तकों की दुकान थी उसके प्रसंग से सत्येंद्र राय हमारी दुकान से ही पुस्तकें खरीदते थे खुद सी, पत्रिकाएं भी जो बाहर से आती थी। तो पिता के कारण एक माहौल तो मुझे मिला था साहित्य की दुनिया का। अक्सर चर्चा भी करते थे, घर आकर कभी हम लोगों को बताते थे कुछ लेखकों के बारे में। जैसे बोरिस पास्तरनाक के बारे में सबसे पहले मेरे पिता ने ही मुझे बताया था कि एक ऐसा उपन्यास आया है डॉक्टर जिवागो, उसकी बहुत चर्चा है। तब मैं शायद 17-18 साल का था। कला की दुनिया से तब मेरा परिचय नहीं था। ये तो हम सभी जानते हैं, बहुत बचपन में ही पता चल जाता है कि चित्र नाम की कोई चीज होती है, क्योंकि आपके पाठ्य पुस्तकों में भी कुछ चित्र होते हैं कहानी के साथ, किसी कविता के साथ। तो इतना तो सबको पता होता है कि ये कोई माध्यम है, इस चित्र का माध्यम है, रेखाओं का माध्यम है, तस्वीरों का माध्यम है। हम पोर्ट्रेट्स देखते हैं, हम पोस्टर्स देखते थे, अखबारों में भी कई चित्र देखते थे। पर कला की दुनिया का ये परिचय जो सभी का होता है, उससे अलग मेरा परिचय कला की दुनिया में बाकायदे आने का, उसमें लिखने का, उसमें जीवन बिताने का, वो शुरू होता है कल्पना पत्रिका से। नहीं, उसके पहले से, क्योंकि राम कुमार जी, जिनको बडोनी जी ने अभी राम कुमार वर्मा कहा, वो गलत नहीं था, क्योंकि वो निर्मल वर्मा के बड़े भाई राम कुमार वर्मा, इसलिए लोग कई बार वर्मा उनके लिए बोल देते हैं। लेकिन डॉक्टर राम कुमार वर्मा भी एक दूसरे साहित्यकार थे बड़े, इलाहाबाद के, तो कहीं भ्रम न हो। राम कुमार जी ने बराबर राम कुमार लिखा है अपने को, वर्मा कभी नहीं लिखा। तो हुआ ये कि मेरी कहानियां छपने लगी थी जब मैं 17-18 साल का था। कहानियों से, कविताओं से ही शुरुआत हुई थी। तो राम कुमार जी को मेरी कहानियों के बारे में पता था, उन्होंने पढ़ी थी, और हम तो उनकी कहानियों के बहुत बड़े प्रशंसक। मैं और मेरे अभिन्न मित्र अशोक सिकसरिया, जिनका प्रसंग आगे भी आएगा, जिनकी बातें मैं आगे भी करूंगा, वो भी उनको बहुत मानते थे। उनकी कहानियों तो हम लोग बहुत चाव से पढ़ते थे और घंटों बातें करते। तो उनका एक कार्ड मुझे मिला, शायद 1962 की बात होगी, मैं 22 साल का था।
कि मैं कलकत्ता आ रहा हूँ, तुम्हारी कहानियां पढ़ी हैं, और अगर से भेंट हो सके तो बहुत अच्छा है। ये मेरे लिए बहुत बड़ी बात। और वो लोग देखिए कैसे लोग थे, कि से जो जीवन में मिला हो तो बहुत कुछ मिला ही, पर इतना इतना प्रेम, इतनी सहजता कि एक आप 22 साल के लड़के को, जिसकी 2-3 कहानियां छपी हैं, इतना बड़ा कहानीकार और चित्रकार राम कुमार जी का तब तक अंतरराष्ट्रीय ख्याति इनको मिल चुकी 62 में, और वो विदेश जा चुके थे, पेरिस रह चुके थे। बहरहाल तो मैं उनसे मिला, 1 सप्ताह रहा, और उसी कलकत्ता में जहाँ मैं रहता था, लेकिन कभी मैंने कोई प्रदर्शनी नहीं देखी थी, मैं किसी स्टूडियो में नहीं गया था किसी कलाकार के, वो उनके कारण संभव हुआ। तो पहले तो मैंने अपने शहर को ही एक नई तरह से देखा, अरे हमारे कलकत्ता में ये सब भी है, ये कलाकार यहाँ रहते हैं, क्योंकि वो कई लोगों से मिलने गए और मुझे साथ ले गए। अगली घटना ये है कि फिर मैं 1963 में, शायद अगस्त के महीने में, जो नहीं उससे पहले, मैं कल्पना हैदराबाद में पहुंचता हूँ। इसका प्रसंग ये है, थोड़ा सा अपने जीवन के बारे में भी बताऊंगा, वो तो आएगा ही, कि 1958 में हमारा पैतृक व्यवसाय डूब गया, और लिटरली हम लोग फुटपाथ पर आ गए। मेरे पिता तो गांव चले गए, उन्होंने कहा कि तुम अब क्या करोगे, मेरे साथ चलोगे कि कलकत्ता रहोगे। मैंने कहा नहीं, मैं कलकत्ता रहूंगा, मैं लिखता पढ़ता हूँ, मैं अभी अपनी पढ़ाई पूरी करना चाहता हूँ। मैं तब इंटरमीडिएट में था। तो उन्होंने मान लिया और कहा, पूछा कैसे रहोगे, मैंने कहा नहीं, मेरे एक मित्र हैं सिन्हा जी, उन्होंने मुझसे कहा उनके पास कमरा है, मैं वहां रहूंगा। तो मैं रहा 2-3 बरस इस तरह से, कुछ ट्यूशन करते हुए, कुछ मित्रों के सहयोग से, पर लगा कि नहीं, आगे कुछ और करना होगा। तो श्रीकांत वर्मा जी, आप जानते हैं, हिंदी के एक बड़े कवि, कला पर भी उन्होंने बहुत कुछ लिखा है। दिनमान में कला पर लिखने की शुरुआत उन्होंने ही की थी। उनको मेरी स्थिति मालूम थी, क्योंकि उनकी पत्रिका कृति के लिए भी मैं लिखता था। तो उन्होंने मुझे सुझाया कि कल्पना हैदराबाद में किसी युवा व्यक्ति की जरूरत है, और आपको भी जरूरत है इस समय, कहीं आप चाहते हो कि कहीं आप जुड़ जाओ, तो आप बद्री विशाल जी को पत्र लिखो, जो उसके संपादक संचालक हैं, आपकी चीजें छाप चुके हैं, वो जरूर कोई ना कोई ऐसा उत्तर आपको देंगे जिससे आप वहां पहुंच सकोगे। मैंने बद्री विशाल जी को लिखा और उन्होंने मुझे बुला लिया। अब और विस्तार में जाकर सिर्फ इतना कहता हूँ कि वहां एक दिन मेरी हुसैन से भेंट हुई। मैं क्या देखता हूँ कि जो मेरी छोटी सी केबिन है, मैं 23 साल का हूँ, और वहां हुसैन खड़े हुए हैं। आप समझ सकते हो कि मुझे कैसा लगा होगा, कैसा रोमांच, क्योंकि तब हुसैन का बहुत नाम हो रहा था। वही दिन थे 63-64 के, जब वो तमाम पत्र पत्रिकाओं में उन पर कुछ न कुछ छप रहा था। राम कुमार जी लेख लिख चुके थे, राम उसमें धर्मयुग में, कल्पना में भी उन्होंने लिखा था। जितनी पत्रिकाएं थी, इलस्ट्रेट वीकली हो, दैनिक अखबार हो, हुसैन हुसैन हुसैन, ऐसा उस समय का माहौल था। तो मैं उठकर खड़ा हो गया। जाहिर है तब मुझे वो नहीं जानते। उन्होंने इतना ही पूछा कि बद्री विशाल जी कब आएंगे। मैंने कहा बस आते ही होंगे, वो शाम को आते हैं ऐसे 4-5 बजे। तो ऐसा ही कुछ समय था। तो वो बैठ गए, मैंने कहा बैठिए। थोड़ी देर वो बैठे रहे, इतनी देर वो बैठे रहे, रुक रुक कर कुछ कहते रहे कि किताब का कवर बड़ा सुंदर है, गीला आपकी मेज पर रखा हुआ है, गीला रंग बड़ा अच्छा लग रहा है, खिड़की से रोशनी बहुत अच्छी आ रही है, आपका कमरा केबिन की में बहुत अच्छी बात है कि ऐसी रोशनी आ रही है, और एक पेड़ भी झांक रहा है। ठीक यही बातें, नहीं कुछ ऐसी बातें उन्होंने की। तो मैं मनाने लगा कि अभी यहाँ से उठकर चले जाएं, तो मैं देखूं कि मैं तो यहाँ 3 महीने से बैठा हूँ, उनको इसमें क्या दिखाई पड़ रहा है, इन चीजों में इसमें क्या खास। तो मैं कह सकता हूँ कि हुसैन मुझे कला की दुनिया में लाए, उन्होंने एक तरह से देखना सिखाया। वो थोड़ी देर बाद चले गए, और मैंने वाकई उनकी संकेत की हुई चीजों को देखा, और मैंने पाया कि जो कह रहे थे कितना सच है, उनमें कुछ ऐसा है जिसे मुझे देखना चाहिए।
ध्यान। फिर उनको चित्र बनाते देखता था, वहां आते थे हुसैन साहब, क्योंकि ये बद्री विशाल जी के बहुत प्रिय, हालांकि बद्री विशाल जी से छोटे थे, तो मेरी बद्री विशाल जी पर एक किताब भी मैंने संपादित की है। उसमें बहुत विस्तार से इन चीजों पर लिखा बोला है, औरों ने भी। मैंने कई लोगों से आग्रह किया कि वो लिखें, मैंने स्वयं लिखा है वहाँ हुसैन से अपने परिचय के बारे में। तो ये कहानी है। अगली कहानी भी उतनी ही रोमांचक है कि कुछ दिनों बाद मैं पाता हूँ कि मेरे मित्र दिल्ली से मुझे लिखते हैं, महेंद्र भल्ला, कि मैंने हुसैन की प्रदर्शनी देखी, मैंने रविशंकर को सुना, मैंने अलकाजी का नाटक देखा, हम कृष्णा सूक्ति को मिले, हम निर्मल वर्मा को मिले, हम राम कुमार जी की प्रदर्शनी में गए। तो मुझे लगा कि मैं एक युवा व्यक्ति यहाँ बैठा क्या कर रहा हूँ हैदराबाद, सब कुछ तो दिल्ली में घट रहा, तो मुझे दिल्ली चलना चाहिए। तो बद्री विशाल जी की इच्छा के विरुद्ध, क्योंकि मुझसे वो चाहने लगे थे और अंत तक चाहते रहे वहां से छोड़कर आने के बाद भी, तो मैंने उनसे कहा कि अब मैं दिल्ली जाना चाहता। वो बड़े अचरज में पड़े, बोले आपको यहाँ कोई मतलब कुछ ऐसी कोई परेशानी है कोई? मैंने कहा नहीं, आप इतनी अच्छी तरह रख रहे हो, परेशानी कहाँ है? पर फिर उनको कारण बताए। वो स्वयं बद्री विशाल जी हैदराबाद के बहुत धनी व्यक्तियों के परिवार में का जन्म हुआ था। वो परिवार अब और समृद्ध हो चुका है, के घर में कई गाड़ियां थी। पर उस दिन उन्होंने, जिस दिन मैं जा रहा था, एक फिएट गाड़ी निकाली और सारे उनके ड्राइवर बाकी सब बड़े, उनको लगा कि कौन व्यक्ति है ये लड़का जिसको साहब आज अपनी गाड़ी में बैठाकर स्टेशन ले जा रहे हैं। वो सारे रास्ते स्टेशन तक मुझसे कहते रहे कि लौट चलिए, मुझे शुक्ल जी कहते थे कहाँ जा रहे हैं। उनको मैं कभी नहीं मिला, उनको न मिला होता तो पता नहीं मेरा जीवन कैसा होता, क्योंकि कला साहित्य, किसी हद तक राजनीति, क्योंकि लोहिया से भी उन्होंने मिलवाया मुझे, डॉक्टर राम मनोहर लोहिया से, जिनके साथ मैंने दिल्ली में फिर करीब 4 साल बिताए। मतलब लोहिया जी से अक्सर भेंट होती थी, उनके पत्र जन में लिखता था। तो अंत में वो मान गए, उनको लगा कि नहीं जाएगा। तो मैं दिल्ली पहुंचा और जाहिर है कोई ठौर ठिकाना नहीं था, जेब में पैसे नहीं थे ज्यादा, सब खर्च होते जा रहे थे और रहने का कोई ठिकाना नहीं बन पाया था। तो रामपाल जी ने एक दिन मुझसे पूछा, उनको मिलने गया मैं, क्योंकि उनसे परिचय तो हो ही चुका था, कलकत्ता में पत्र व्यवहार भी शुरू हो गया। बोले कहाँ रह रहे हो? मैंने कहा राम कुमार जी अभी कोई व्यवस्था तो नहीं हुई, मित्रों के साथ रह रहा हूँ, किसी कमरे की तलाश में। अब वो मेरे जीवन का कितना बड़ा मोड़ था आप समझ सकते हो। थोड़ी देर सोचने के बाद बोले तुम अपना थोड़ा सामान ले आओ और मेरे स्टूडियो में रहो गोल मार्केट में, मैं तो 1 बजे चला जाता हूँ घर, फिर तुम रहो, एक चाबी तुम्हारे पास है, एक मेरे पास है। वो मेरे जीवन को बदलने वाली घटना साबित, क्योंकि मैंने वहीं पर इतना बिस्तर ले गया, वहां पे बेड तो था नहीं, तो फर्श पर अपना बिस्तर रात को बिछा लेता था और सुबह जब उठता था तो कई बार ये देखता था कि सुबह हो गई है और मेरी नींद नहीं खुली और राम कुमार जी दस्तक दे रहे हैं। तो मैं मतलब चौंक कर उठता था, फिर वो मुझे कॉफी पिलाने ले जाते थे सामने के मद्रास कॉफी मद्रास रेस्तरां में। उसी समय आ जाते थे हमारे कई चित्रकार कलाकार, तैयब आ जाते थे, कभी कभी गायतोंडे आ जाते थे। अब सोचिए ये नाम जो आज सब इतने बड़े नाम हैं, इनको मैं 24 बरस की उम्र में मिला और इनसे परिचय हुआ और कला के प्रति आकर्षण। फिर स्वामीनाथन से भेंट हो गई। वो भेंट हुई थी इस प्रसंग से कि दिनमान में मैं फ्रीलांसिंग करता था, शुरू में फ्रीलांसिंग ही की, और एक दिन वात्स्यन जी ने मुझसे कहा, अज्ञे ने, इसके संपादक थे, और का भी मेरे जीवन में कितना बड़ा योगदान है कि उन्होंने ही कला पर लिखने के लिए प्रेरित किया। तो बोले कि स्वामी नाथन को आप जानते हो? मैंने कहा कॉफी हाउस में देखा है, तो लेकिन इतना तो नहीं जानता, परिचय है साथ थोड़ा सा। तो बोले आप मिलिए उनसे
और उनसे ये लोग एक आवरण कथा कर रहे हैं कि 30वीं सदी में क्या होगा। दिनमान में ये बात सोची गई थी कभी 1965, 66, 67 ऐसे। तो वो एक आवरण कथा थी कि विज्ञान में क्या होगा, कला में क्या होगा, साहित्य की दुनिया में क्या होगा, लोग अनुमान लगाएं। तो अमुक हर क्षेत्र के कुछ प्रमुख व्यक्तियों से मैं इंटरव्यू थे। तो स्वामी को मैं मिलने गया और स्वामी से मिलते ही मुझे लगा कि इस व्यक्ति से, इस कलाकार से तो मुझे बार बार मिलना हो, और अगर मैं इनसे नहीं मिला या इनके करीब में नहीं आ पाया तो मेरा जीवन सचमुच बहुत अधूरा सा रहेगा। वो थे ही ऐसे। पहली भेंट में ऐसी बातें उन्होंने की, जिस तरह वो मिले और जिस तरह हमने समय बिताया 2 घंटे का। और मुझे ये तो मैंने बाद में जाना कि उनको भी शायद लगा कि ये जो लड़का है, ये इसको सचमुच दिलचस्पी है चीजों में, जिस तरह के सवाल कर रहा है, जैसी बातें कर रहा है। तो हम स्वामी के निकट आए, के साथ जीवन बिताया करीब 20 बरस। तो और रात दिन का साथ रहा लगभग। वो जहाँ जहाँ रहे वहाँ वहाँ गया, उनके साथ यात्राएं की। बस्तर गया जब भारत भवन के लिए वो संग्रह इकट्ठा कर रहे थे। कह सकता हूँ कि ये है संक्षेप में कला की दुनिया में आने की कहानी। फिर तो आप जानते हो कि हुसैन की पीढ़ी से लेकर मेरा भाग्य, हुसैन, सूजा, रजा, आरा को तो नहीं मिल पाया। और ये वो पीढ़ी, फिर राम कुमार जी, कृष्ण खन्ना, गायतोंडे, तैयब मेहता, और उसके बाद स्वामीनाथन, नंबादास, किन्नर शाह, परमजीत सिंह, अर्पिता सिंह, मैं नाम गिनाता जा सकता हूँ। और आज तक के युवा हमारे कलाकार, जिनको मैं खुद खोज खोज कर उनसे मिलता हूँ, कि किसी का अच्छा काम देखता हूँ तो उससे संपर्क करता हूँ। और आजकल तो ये भी कर रहा हूँ कि अपने कलाकार मित्रों से भेंट में मिली हुई कृतियों को बेचकर मैं युवा कलाकारों के काम खरीदने की इच्छा रखने लगा हूँ, और वैसा करता। अब मैं समझता हूँ अभी शुरुआत के लिए इतना बहुत है। फिर आप कुछ और पूछो तो मैं और आगे बढ़ूं, या आप कुछ और बोलें, वैभव जी बोलें, विजय जी बोलें, या सीरज बोलें, जो चाहे, बात आगे बढ़े। बिल्कुल सर, सवाल बहुत सारे हैं आप लोगों से, लेकिन कई बार क्या होता है ना कि सवाल पूछने से ज़्यादा होता है, ये ज़्यादा लगता है कि आप सुनते रहें और समृद्ध होते रहें। तो ऐसा अवसर कम आता है जब कोई इतना प्यार से, इतने आराम से, इतने हौले-हौले से अपनी सारी चीज़ों को शेयर कर रहा हो। तो ये हम लोग अभी सम्मोहित होके सुन रहे हैं, सवाल बहुत ज़्यादा दिमाग में आ नहीं रहे हैं। लेकिन एक सवाल मैं आपसे पूछना चाहता था कि आपके कई सारे रूप हैं। आप कवि भी हैं, कला मर्म के भी हैं, आपने तमाम सारी पुस्तकें लिखी और क्यूरेटर हैं। ऐसा कौन सा रूप है जो प्रयाग शुक्ल के सबसे ज़्यादा करीब है? क्या ऐसा है जिसके होने में प्रयाग शुक्ल को प्रयाग शुक्ल होने की आश्वस्ति मिलती है? देखिए, सच्चाई तो ये है कि मैं इन सब के करीब, अगर करीब न होता तो इनकी तरफ जाता ही क्यों। और मैं बराबर ये मानता हूँ कि इन्हीं से तो मेरी दुनिया भरी पूरी बनी है, जिस हद तक वो बन सकती थी। क्योंकि देखिए, मनुष्य ने जो माध्यम इजाद किए हैं अपनी अभिव्यक्ति के, वो सब हमारे काम के हैं, सोचना नहीं पड़ता। और मुझे सचमुच कभी सोचना नहीं पड़ा। हाँ, एक बात की याद जरूर कर लेता हूँ कि कल्पना, बद्री विशाल कृति, राम कुमार जी, अज्ञे, स्वामीनाथन, ये शुरू के मेरे जीवन में जो लोग आए, इनसे एक बात तो ये समझ में आई कि किसी एक माध्यम से के साथ नहीं, सभी कलाओं में दिलचस्पी रखती। अगर अज्ञे से न मिलता, अज्ञे के इतने निकट ना आता, उनके साथ काम न करता, तो शायद ये बात इतनी गहराई से मन में नहीं बैठ। दिनमान जैसा पत्र मेरी पीढ़ी के लोग तो जानते हैं, कुछ बात के लोग भी जानते हैं, वैसा पत्र भी फिर हिंदी में निकला नहीं। कल्पना जैसी पत्रिका भी फिर हिंदी में नहीं निकली, जिसके बारे में निर्मल वर्मा ने, जब उनको ज्ञानपीठ पुरस्कार मिला था, तो उनसे किसी ने पूछा था, किसी पत्रकार ने, कि आपको कब लगा कि आप समाज में
एक साहित्यकार के रूप में, एक लेखक के रूप में स्वीकृत हो गए। तो उन्होंने छूटते ही कहा था जब कल्पना में मेरी कहानी छपी, ऐसी थी वो पत्रिका, जहाँ मुक्ति बोध, गे, निर्मल वर्मा, नाम गिनाता जा सकता हूँ, नई पीढ़ी, पुरानी पीढ़ी, भगवत शरण उपाध्याय और हृदय प्रसाद द्विवेदी, आप किसी का भी नाम लो, कल्पना से कहीं न कहीं किसी न किसी रूप में सभी जुड़े, सभी लिखते थे। तो ये जो चीज मन में बैठी वो बहुत गहरे बैठी। और फिर आपको बताया कि जिस दिल्ली में मैं आया था, उस दिल्ली में आया ही किस लिए? तो अलकाजी के नाटक देखता था। अब शुरू के आप देखो तो उसके सारे अंधा युग जैसा नाटक आज भी उसको देखने की स्मृति मात्र से एक क्या बताऊं आपको, एक ऐसा अनुभव होता कि हाँ हमने देखा, देखो ऐसी चीज देखी, हमने चेरी के की बगिया देखी, अलकाजी की हुई। फिर तो मैं नाम लेता जा सकता हूँ। और कितना बड़ा आई रियली फील ब्लेस्ड, जिसको अंग्रेजी में कहते हैं आई फील ब्लेस्ड, कि आप देखो तो अलकाजी साहब के निकट आया, मैं शंभू मित्र के निकट आया। वो जब दिल्ली आए तो वात्स्यायन जी ने कहा बंगला जानते हो, अब शंभू मित्र के साथ रहिए, फिर कुछ लिखिएगा उनके साथ में। एक सप्ताह में उनके साथ रहा। तृप्ति मित्र जी की पत्नी शंभू मित्र जी, तो हबीब तनवीर साहब, तो अब कारण जी हमारे इतने गहरे मित्र, रतन थियाम जी बाद में, जो आप जानते हो कि मणिपुर के पूरे देश दुनिया के इतने बड़े रंगकर्मी, तो किस किस के नाम गिनाऊं। और ये सहज ही मेरे जीवन में होता रहा है और आज भी होता है कि मैं अगर किसी चीज से छूट जाता हूँ, फिर कोई चीज, वो छूटी हुई चीज मिलती है तो लगता है अरे हाँ हाँ कितना अच्छा हुआ कि मैं फिर जोर बढ़ा। और ये तो मैं इस मन से भी कहना चाहता हूँ कि जिस हद तक संभव युवा लोगों से विशेष रूप से कहना चाहता हूँ, सब तो हम नहीं जान सकते। ये तो देखिए, ये भी कहना चाहता हूँ, ये मेरे जीवन का अनुभव है कि कोई भी लेखक कलाकार भी एक महासमुद्र, हम कैसे जानेंगे रविन्द्रनाथ। रविन्द्रनाथ की गीतांजलि की है, उनकी लिखी हुई लगभग सारी चीजें पढ़ी, सारी का दावा तो नहीं कर सकता क्योंकि चलिए उपन्यास पढ़ लिए, बहुत सी कहानियां पढ़ ली, पर सारी कहानियां नहीं पढ़ी। और उनके जो सैकड़ों चित्र हैं वो कहाँ देख, स्कूल में तो थोड़े ही देख पाया हूँ, शांति निकेतन, प्रेमचंद का नाम ले लीजिए, किसी का नाम ले, हम सब नहीं जान सकते, लेकिन हम जिस हद तक जान सकते वो जानेंगे तभी तुम्हारा जीवन मतलब समृद्ध होगा। अब एक बात और शेयर करना चाहता हूँ इस मंच से। कभी इस दुनिया में आने के बाद, कला की दुनिया में आने के बाद, वो दिन है जहां से शुरुआत हुई, जब राम कुमार जी के स्टूडियो में फर्श पर बिस्तर बिछाकर सोता था, और आज तक कभी घबराहट किसी चीज की कि मेरे पास साधन क्या है कि नहीं है, मेरा कल क्या होगा। ये दुनिया है ही ऐसी, अगर आप इसमें उतर जाओ, जैसा मुझे अवसर मिला, तो ऐसा विश्वास आता है जीवन को लेकर, कलाओं को लेकर, और समर्थन भी मिलता है। भाई अब इस माध्यम में जो काम करने वाले लोग हैं, अगर वो आपके साथ हो गए हो तो वो भी तो आपके साथ हो गए। कभी कभी मैं सचमुच सोच में पड़ जाता हूँ कि कैसा जीवन जिया, इतना सुंदर, लगता है कि ये सब समय निकला कहाँ से। अभी अपने मित्र खाली दिनेश ठाकुर की बात करूं, जिनके पास कम से कम मुंबई जैसे शहर में मैं 100 बार रहा हूँ, 100 बार, और जिनके किए हुए सारे नाटक देखे, जिनके अंक ग्रुप के लिए अंक यात्रा निकाली है, रंग तेंदुलकर का संपादन किया है, उनके सेमिनार्स में शामिल हुआ हूँ, और घर में तो रहता ही रहा हूँ। 2 घर मेरे जीवन में से रहे हैं, कलकत्ता में अशोक सक्सेरिया का और मुंबई में दिनेश ठाकुर का, क्योंकि बाकी जगह तो मेरा आग्रह रहता है, अभी भी इतनी यात्राएं करता हूँ कि ठहरूंगे तटस्थ जगह, जहाँ मुझसे मित्र आसानी से मिल सकें। किसी के घर में ठहरने से अच्छा ये रहता है कि आप किसी तटस्थ जगह में रहो। अभी हाल में जरूर मई के महीने में अलका जी का भी आग्रह था और मेरा भी बहुत मन था, अलका सरावगी का, कि मैं उनके साथ ठहरूं, तो ठहरा था और बहुत आनंद आया था। पर ऐसे कुछ अपवाद छोड़ दीजिए तो मैं बराबर होटलों में, गेस्ट हाउसेस में ठहरता रहा और इतनी यात्राएं की।
मैं खुद अचरज हुआ। नॉर्थ ईस्ट के सारे प्रदेशों में लोग कहाँ जा पाते, कोई प्रदेश ऐसा नहीं जहां मैं नहीं गया। और एक बार नहीं, कई कई बार, क्योंकि राष्ट्रीय नाट्य विद्यालय में था और रंग प्रसंग का संपादक था। एक दिन बजाज भाई बोले कि अमुक जगह थिएटर वर्कशॉप में आप जाना चाहो? अरे मैंने कहा क्यों नहीं। बोले कुछ सर्टिफिकेट्स बांटनी है, मैं जा नहीं पा रहा। मैंने कहा आप जितना मुझे भेजो अच्छा, मैं जाना चाहता हूँ। और जाने से ही तो मैं जानूंगा कि थिएटर कहाँ कैसा हो रहा है, तभी तो मैं आग्रह करूंगा लिखने का, लिखवाने का लोगों से। आप सोचिए, मैं रतन जी के साथ रहा 15 दिन, हमारी उनका इतना प्रेम मिला, आज ही मिलता है। और वो मणिपुर कन्हैयालाल जी, और सब पर लिखा है, मेरी सारी चीजें संकलित नहीं है। तो ये होता जा रहा है। इससे मैं यही कह सकता हूँ कि एक अपने लगभग थोड़ा बहुत चमत्कार मानता हूँ। दक्षिण के सारे प्रदेश, सारी भाषाओं के लेखक, भारतीय भाषाओं के लेखक। फिर एक पत्रिका और, कुछ कुछ सोचकर अच्छा भी लगता है कि मैं ऐसा कर सका। दलित कला की पत्रिका भी मेरी ही निकाली। समकालीन कला के 2 अंक शुरू के रिचर्ड बार्थोलोम्यू, मेरे मित्र, हमसे बड़े, हमारे अग्रज, जिनका हम सब इतना सम्मान करते हैं, जो एक कला समीक्षक के रूप में समाधित हैं, और जिन्होंने राम कुमार, हुसैन, जयराम पटेल आदि पर सबसे अच्छा लिखा आज तक प्रामाणिक रूप से। वो सेक्रेटरी हैं ललित कला के, और मुझसे कहते हैं कि तुम ये काम कर दो। हालांकि उनको हिंदी नहीं आती। बहुत से चमत्कार भी देखे। वो व्यक्ति आग्रह कर रहा है, ऐसे रतन जी ने आग्रह किया। वो वाइस चेयरमैन बने संगीत नाटक अकेडमी के, मैं रंग प्रसंग छोड़ चुका था। बोले, उन्होंने एक मीटिंग में, एक कमेटी में मुझे रखा, और लंच के समय ही बोले कि तुमसे आग्रह करना है, टालना नहीं। मैंने कहा अरे आप जो कहो मैं करने को तैयार हूँ, पर मालूम तो हो कि आप क्या कहना चाह रहे हो, मुझे क्या करना है। बोले तुमको कुछ नहीं करना, तुमने अब रंग प्रसंग छोड़ दिया है, मुझे मालूम है। संगीत नाटक अकादमी में आया हूँ, 60 साल से हिंदी की पत्रिका नहीं, संगीत नाटक अकादमी अंग्रेजी की, तुम ये काम कर। तो मेरी बेटी वर्षिता जो नहीं रही, कैंसर से चली गई, जिसने मेरे साथ बहुत सारे काम किए, और जो मेरी शक्ति आज भी बनी, उसकी बातें सोच करके ही लगता है कि नहीं, चलते रहो। उसकी बहुत बड़ी प्रेरणा मेरे पीछे सब समय रही। बोली कि उसने मुझे कहा था कि अब आप कब तक ये सब करते रहो। मैंने कहा जब तक कर सकता हूँ करने दो। तो फिर वो, लेकिन उससे मैंने पूछा कि ऐसा रतन जी का प्रस्ताव है। वो रतन जी को भी जानती थी, सबको जानती थी, सब मेरे सभी विभिन्न क्षेत्रों के मित्रों को बहुत अच्छी तरह जानती थी, और सब उससे बहुत प्यार करते थे। राम कुमार हो, निर्मल हो, सोपी जी। बहरहाल तो बोली नहीं पापा ये आप कर सकते, इसके लिए मैं हाँ कहूँगी। तो फिर मैंने संगना निकाली। तो अब देखो, ये किसी इस नाते नहीं कह रहा कि इतने सारे काम कर सका, वो तो कभी नहीं मानता मैं। और जब ऐसा सोचने लगता हूँ, तो वो सब बड़े लोग ध्यान आते हैं कि भाई क्या बात कर, तुमने किया ही क्या है कि उसको गिनाओ। एक धौल सा लगता है। प्रेमचंद, इतनी कहानियां, इतने उपन्यास, हंस का संपादन, हाँ, अनुवाद, इतने सारे, इतनी पत्रकारिता, इतनी टिप्पणियां, इतने लेख, क्या है हम लोग। हमने तो कुछ भी नहीं किया। जब इन लोगों की बात सोचते हैं, अपनी भाषा के इन बड़े लोग, हजारी शाह जी। तो ये खाली इसलिए गिना रहा हूँ क्योंकि प्रसंग है आज कला की दुनिया में मेरे विचारों का साझा करने का, अपने अनुभवों का साझा करने का, इसलिए कह रहा हूँ। किसी इस भाव से नहीं कह रहा कि देखिए मैंने कुछ बड़े बड़े काम। ये जरूर है, ये जरूर कहना चाहता हूँ कि मैं खुद कई बार अचरज करता हूँ कि मैं जो संगीत का कोई बड़ा जानकार नहीं, साधारण सामान्य जानकार भी नहीं, और थिएटर से भी इतनी गहराई से परिचय तो इन दुनियाओं में उतरने से ही हुआ, पर ये सारे कामकाज मैं कर सका। सभी कलाओं की पत्रिकाएं निकालने के, और
साहित्य की पत्रिकाओं से जुड़े रहने के, तो मात्र इसलिए कि अज्ञे जैसे लोगों से बहुत कम उम्र में भेंट हुई और उनसे सीखा कि सब कलाओं की तरफ जाओगे, थोड़ा थोड़ा भी जानोगे, तुम्हारा उसमें रस होगा तो तुम्हारे जीवन में काम आएगा, बहुत काम आया। और फिर दिलचस्पियां, जैसे गांधी जी के जीवन में दिलचस्पी, अभी कल ही आया मेरा अनुवाद जो उनकी आत्मकथा का किया अंग्रेजी से, तो अनुवाद के इतने काम किए, बंकिम बाबू के निबंधों का अनुवाद किया। अनुवाद के बारे में भी एक बात कहना चाहता हूँ कि ये भी जाना कि अपनी भाषा को हम अनुवाद में ही जान पाते, इसलिए मैं बहुत अनुवाद करता रहा। कुछ अनुवाद तो इसलिए भी किए कि गृहस्थ भी रहा हूँ, और 2 बेटियां, मेरी पत्नी, मैं, और जैसा कि होता है समाज में परिजन, तो मैं मानता हूँ कि कई काम इसलिए भी किए कि मुझे धन चाहिए था। अनुवाद कई बार मांग कर भी लिए हैं प्रकाशकों से कि मुझे अनुवाद दीजिए, कि उसमें पैसा तुरंत मिल जाएगा, रॉयल्टी की प्रतीक्षा नहीं करनी पड़ेगी। तो ये लगा कि जो मैं लिखता हूँ, या वो तो ऐसा बहुत कम होता है, कई ड्राफ्ट आप बनाओ, और लेकिन अनुवाद एक एक वाक्य पर आप ठहरते, यहाँ आप क्या लिखें, यहाँ क्या लिखें, ऐसा प्रसंग है, ये लिखें कि अमुक व्यक्ति कमरे में आए, कि हम उन्होंने प्रवेश किया, कि वो घुसे, फिर साधारण एक एक वाक्य पर आप ठहरते हो। और जब कोई ऐसा कोई मौका आता है कि जहाँ कुछ वाक्य रचना भी जटिल है, ऐसा बताइए, या कि जैसे बंकिम बाबू के जब निबंधों का अनुवाद किया तो एक बड़ी चुनौती सामने आई, तो बंगला भाषा के जनक, संस्कृत में भाषा है। मैं आज अनुवाद कर रहा हूँ, आज के पाठों के लिए कर रहा हूँ, मैं चाहता हूँ कि उसको युवा लोग भी पढ़ें, तो फिर मैं क्या करूँ, मैं क्या रास्ता निकालूं? उसमें इतनी जद्दोजहद मेरी हुई थी, उसमें मैंने इतने ड्राफ्ट बनाए थे, और उसकी खुशी है कि वो श्रम मैंने किया, और आज वो किताब, अब ये इधर तो नहीं देखा, वो शायद 10-12 संस्करण उसके हो चुके हैं। उसको वरिष्ठ लोग भी पढ़ते हैं, युवा भी पढ़ते हैं, मात्र इसलिए कि हाँ, उसको आज भी आज युवा भी शायद किसी हद तक उसको समझ ही लेते होंगे। लोगों ने मुझसे बताया, युवा लोगों ने भी, कि मैंने वो निबंध पढ़े हैं। तो ये तो एक उदाहरण हुआ। फिर जीवनानंद दास हैं, शंकर घोष जी हैं, हाँ, उनकी याद करता हूँ मैं, उनको भी, उनके मिलने को भी अपने जीवन का टर्निंग पॉइंट मानता हूँ। वो बहुत बड़े व्यक्ति, ऐसे व्यक्ति कभी कभी आते हैं। अब वो रविंद्रनाथ के विशेषज्ञ तो माने ही जाते हैं, और वो कितने बड़े कवि थे ये भी हम सब लोग जानते हैं, मैंने भी उनके अनुवाद किए हैं, एक किताब भी है मैंने की है, मेघ जैसा मनुष्य नाम से, राजकमल से प्रकाशित है। तो उनके साथ भी बैठकर देखा कि इतनी गहरी दिलचस्पी। एक बार उनके साथ सांची गया, और सांची में उनको जो पैनल्स को मैंने देखते हुए देखा, मुझे लगा कितना अच्छा हुआ कि आज मैं सांची उनके साथ भी आया। अब देखिए, ये दूसरी दूसरी दुनिया खुल गई, उसको भी शेयर कर लेता हूँ। ये हमारे जो बड़े स्मारक, इनको मैं कभी नहीं, अजंता 6 बार गया हूँ, अजंता एलोरा 8-10 बार सांची गया हूँ, 8-10 बार खजुराहो गया, 4 बार महाबलीपुरम गया हूँ, 2 बार चोला ब्रांचेस देखने दक्षिण गया हूँ, चेन्नई गया हूँ। तो एलिफेंटा, जिस पर ऑक्टोबियो पास की कविता भी है, जो अभी बडोनी जी ने इसके बारे में बताया कि मैं उनकी कविताओं के अनुवाद किए, क्या विपुल भंडार है। और इसी इसी पड़ाव पर आकर ये कहना चाहता हूँ कि कला अविभाजित, ये युवा लोगों से खासतौर पर कहना चाहता हूँ, जब तक आप ये नहीं मान लोगे, आप कला का आनंद नहीं उठा पाओगे। अगर ऐसा न होता तो भीम बैठका, अजंता एलोरा, खजुराहो, हुसैन, राम कुमार, हमारे लोक आदिवासी कलाकार, ये सब कैसे हमारी दुनिया में, और सब बिना किसी भेद के आते।
तो ये जो हम भेद करते हैं तो प्रसंग है कि भाई अमुक काल का है, ये अमुक धारा है, ये अमुक ट्रेंड है? इसलिए करते हैं। लेकिन वैसे तो अविभाजित है। इस पर मैंने एक लेख भी लिखा है, पुरानी चीजों पर पड़ने वाली नई रोशनी। तो आज की कला नाम की जो मेरी किताब है राजकमल से, उसमें संकलित है। अब कुछ बातें स्वामी इनका साझा मैं हर जगह आजकल करता हूँ, और बहुत अच्छा है कि आजकल मैं बहुत बुलाया जाता हूँ। अभी जे स्कूल गया था बम्बई, और बेंगलोर के चित्रकला परिषद एक कॉलेज में गया था, अहमदाबाद के एसएन कॉलेज में गया था, बड़े जो कॉलेज हैं हमारे देश के। तो छात्र छात्राओं से मिलकर बहुत अच्छा लगता है। आजकल मैं युवा लोगों से बहुत मिलना चाहता हूँ, के साथ बहुत रहना चाहता हूँ, रहता हूँ। तो स्वामी का एक लंबा इंटरव्यू मैंने किया कि इसमें मैंने उनसे एक दिन पूछा था कि प्रकृति और कला का संबंध आप क्या मानते? बहुत गहरा सवाल, लेकिन उन्होंने हर बार मेरे बहुत गहरे सवालों के जवाब इतने संक्षेप में, इतने सुंदर दिए हैं कि पूरी एक, क्या कहें, ऐसे दृष्टि खुल जाती देखने की सोच। तो बोले, थोड़ी देर चुप रहे, तो बोले कि अरे बात इतनी सी है कि प्रकृति अगर कला के आईने में अपने को देखेगी तो उसको अपना चेहरा कभी नहीं दिखाई पड़ेगा। क्या बात! यही तो कहना चाह रहे थे कि अगर ये सृष्टि किसी सृष्टिकर्ता की है, तो जो कलाकार बनाता है वो तो प्रकृति से बिल्कुल अलग चीज है, वो एक अलग सृष्टि है। क्योंकि प्रकृति भी उसको जब देखेगी तो अपने को पहचान नहीं पाएगी। वहाँ पेड़ कुछ और होगा, पर्वत कुछ और होगा, उसका उसके उसको लाने के प्रसंग कुछ और होंगे, उसका रूप कुछ बदला हुआ हो। तो इतनी सुंदर तरीके से उन्होंने इस बात को समझा दिया कि कला का महत्व क्या है, कला ये जो सृष्टि है इसकी इसकी गहराई क्या है। दूसरा सवाल उनसे मैंने किया था, कला और मनुष्य का संबंध क्या है? बहुत गहरा सवाल। इसका भी उन्होंने ऐसा उत्तर दिया, थोड़ी देर चुप रहे, बल्कि 2 बार उन्होंने मुझसे पूछा, 3 बार। प्रयाग आप पूछ रहे हो, आप पूछ रहे हो? उनको लगा कि तो मुझे मालूम होना चाहिए। तो मैंने कहा, हाँ स्वामी मैं जानना चाहता। तो बोले, बात देखो इतनी सी कि मैं पेड़ पहाड़ चिड़िया बनाता हूँ। पेड़ पहाड़ चिड़िया तो मेरे चित्र देखने आएंगे, आएगा मनुष्य। मैं मनुष्य को संबोधन पर उन्होंने बार बार जोर दिया। तो उनका उत्तर उस एक शब्द पर टिका हुआ। वैसे तो हम भी जानते हैं कि कुछ भी आप गाते हो बजाते हो तो मनुष्य ही सुनता है, मनुष्य ही देखता है, मनुष्य उसका उपभोग करता है, मनुष्य ही पढ़ता है। लेकिन संबोधन शब्द को बीच में लाकर उन्होंने उसको कितनी गहराई दी कि आप संबोधित कैसे, आप अगर खरे, मैं समझ गया, मैंने स्वामी से मैंने कहा स्वामी मैं समझ गया, मैं आगे नहीं कुछ पूछू। संबोधन क्या है? मनुष्य को संबोधित कर रहे हो, आज मैं आपको संबोधित कर रहा हूँ, जो लोग मुझे सुन रहे हैं उनको संबोधित कर रहा हूँ। तो मैं किस तरह संबोधित हो, पूरे मन से हूँ कि नहीं? मैं अपनी बात संबोधन के माध्यम से ही तो रख पा रहा हूँ ना, आप तक पहुंच पा रहा हूँ जिस हद तक पहुंच पा सकता हूँ। तो कितनी गहरी बात। हम जान लेते हैं कोई व्यक्ति झूठ बोल रहा है या सच कह रहा है, या वो क्या कह रहा है, या वो नाटक कर रहा है। पहचानने में मनुष्य को भी बहुत देर नहीं लगती, लेकिन खरे संबोधन को आप पहचान लेते, खरी कला को भी आप पहचान लेते। अगर ऐसा न होता तो वहां देख। और एक चीज और शेयर करना चाहता हूँ, अच्छा है कि प्रसंग आते जा। मैंने आज तक किसी काम को खराब, कोई काम खराब, ट्रक के पीछे बने हुए पुल को मैं भी देखता हूँ, आप भी देखते हो, खराब कहाँ? बात केवल इतनी है, चाहे वो कविता हो, चाहे कला हो, चाहे कहानी हो, चाहे उपन्यास हो, चाहे नाटक हो, कि जमा आपने क्या किया, कितना हम उससे निकाल सकते,
कितना पीढ़ियां उससे निकाल सकते। नहीं तो अच्छा बुरा, हर आदमी अपनी क्षमता के साथ कुछ करता है। वाहन गा पैसा जमा किया उस व्यक्ति ने, उस कलाकार ने, कि पीढ़ियां बीती जा रही, अब बीत जाएंगी, और जो उसने जमा किया है वो कभी निकलेगा नहीं पूरी तरह से। तरह तरह से प्रयत्न हम करेंगे कि ऐसे डिकोड करें, वैसे करें, हम ऐसे देखें, हम वैसे देखें, हम किताबें लिखें, हम उसके पत्र पढ़ें, हम उसको जानें, उसका आनंद उठाएं, तो नहीं चलता ही जा रहा। ऐसा ही तो है। बिल्कुल तो बिल्कुल ऐसा ही है सर। और अब एक सवाल मैं आपसे पूछना चाहूँगा और उसके बाद से फिर हम लोग कार्यक्रम के अंतिम पड़ाव की ओर जाएंगे। सवाल ये है कि जब हम लोग आज से 20 साल 22 साल पहले युवा थे, एकदम 16 17 18 15 की उम्र वाले, तो अगर आप अंतर्राष्ट्रीय स्तर के चित्रकारों के नाम पूछें तो हम लोग उंगलियों पर कम से कम 5-7 नाम गिनाने की स्थिति में रहते थे। हम हुसैन साहब का नाम गिना देते थे, हम मंजीत बाबा जी का नाम गिना देते थे, हम रजा साहब का नाम गिना देते थे, हम गुजराल साहब का नाम गिना देते थे। लेकिन उसके बाद से जब ये जो पोस्ट ग्लोबल एरा है, इसमें बहुत सारे लोगों ने चित्रकला को एज अ पैशन, एज अ प्रोफेशन लिया है। लेकिन क्या अंतर्राष्ट्रीय स्तर के वैसे चित्रकार अब भारत में उस तरह हैं नहीं, या उन पे चर्चा नहीं होती है? क्योंकि आज की पीढ़ी को जो नए लोग हैं उन पर उनके नाम बहुत मुश्किल से पता चलते हैं। तो आपकी नज़र में अभी भारतीय परिदृश्य में ऐसे कौन लोग हैं जो आने वाले कल में रजा साहब, हैदर साहब की तरह जो है, या हुसैन साहब की तरह एक अपना अलग मुकाम तैयार करने वाले दिखते हैं? मैं सिर्फ इस पर इतना ही कहूंगा कि इस समय कला की दुनिया बहुत बड़ी हो चुकी। आप सबके नाम नहीं जानता, लेकिन मैं यात्राएं करता हूँ, मैं जानता हूँ, मैं भी सब नहीं जानता। आज हजारों की संख्या, बल्कि लाखों की संख्या में चित्रकार काम कर रहे हैं, मूर्ति शिल्पी काम कर रहे हैं। पहचान बनाने का संकट पैदा हुआ है, इसमें कोई संदेह नहीं, क्योंकि इतने सारे कामों के बीच में कोई एक व्यक्ति या 10 व्यक्ति या पूरा समाज कैसे सबको जान। और तो एक नई स्थिति बनी, और एक नई स्थिति की ओर इशारा करता हूँ, जो जिस पर आजकल मैं सोचता रहता हूँ, इसलिए उसको शेयर करता हूँ। देखिए, कोई 100 साल पहले या 150 साल पहले चित्रकला को, मूर्तिकला को वो फ्रीडम मिली जो केवल थिएटर को हासिल और किसी कला माध्यम को हासिल नहीं, कि आप कुछ भी लाकर रख दो कला में, उस अब स्वीकृत है। ये पहले थिएटर में था कि मंच पर आप जो चाहो लाकर रख दो, पेड़, पत्ती, पत्थर, पौधा, गिलास, कुर्सी, कोई दुनिया की कोई भी चीज। अब आप कैनवास पर पत्ती जड़ दो, आप धागों से मूर्तिशिल्प बना दो। इतनी बड़ी फ्रीडम मिली है, इसने कला की दुनिया को ही बदल दिया, कला माध्यमों को भी बदल दिया। अब हम उस युग में नहीं हैं जब केवल पत्थर, लकड़ी और लोहा और धातु में शिल्प बनाकर मूर्ति शिल्प। तो ये एक बड़ा भारी क्रांतिकारी परिवर्तन, और इसका बहुत लाभ हमारे कला की दुनिया के लोग उठा रहे हैं। एक उदाहरण आपको देता हूँ, हो सकता है कि उसका नाम आगे कभी आप न सुने। लिखिता आर जैन नाम की लड़की, मैं अभी बेंगलोर गया था, चित्रकला परिषद की प्रदर्शनी हो रही थी, उनके छात्र छात्राओं की वार्षिक प्रदर्शनी। सबको एक एक कमरा, या एक कमरे में 2 कलाकार या स्टूडेंट अपना काम दिखाएं, ऐसी व्यवस्था। मैं लिखिता के कमरे में गया, इसमें 2 कलाकारों का काम था। मैंने उस पर एक फेसबुक पर एक पोस्ट भी लिखी। उस लड़की के मूर्ति शिल्प थे, कोलाजेस थे, ड्राइंग्स थी, पेंटिंग थी, और एक पेंटिंग में तो वो भूपेन खक्खर जैसे चित्रकार से संवाद चला रहे, 22-23 वर्ष की तरह। तो मैं इसको इस रूप में मानता हूँ कि जिनकी दिलचस्पी है, जो देख पाते हैं, और मैं युवा कलाकारों से कहना चाहता हूँ भी बहुत बड़ा भ्रम है नाम से बड़ा भ्रम कोई नहीं। अब आप देखो कितने सारे लोग नोबेल पुरस्कार विजेताओं को साहित्य की दुनिया में
पुरस्कार मिले हैं। हम लोग, आप सब भी 15-20 से आगे नहीं बढ़ पाओ, जब होंगे तो वो 100-200, ज्यादा भी शायद। इससे क्या सिद्ध होता है? इतनी बड़ी दुनिया में नाम का तो मोह ही छोड़, वो अब पक्की तरह सीख लिया। जो आप कर रहे हो अपने एक्सप्रेशन के लिए, वो आप करते रहो। 10 लोग जाने, 20 लोग जाने, 100 लोग जाने, सारी दुनिया थोड़ी जानने लगती। सारी दुनिया तो पिकासो को भी नहीं जानती। हमारे देश में आप अभी भी शायद 1/4 लोग भी नाम जानते हो। ये काम से तो और भी कम परिचय, उससे क्या फर्क पड़ता है? ये बात मन में बैठा लेने वाली। और युवा लोगों को, कई बार कुछ लोगों को बड़ी परेशानी, जो आपको लगा ना कि राम कुमार रजा बने कि नहीं बने, पर अब आप जो बन रहे हो, जो समाज बन रहा है, समाज के हिसाब से भी तो चीजें बदलती हैं। इसलिए ये मान लीजिए कि, और मैं तो हर जगह देखिए इतनी यात्राएं कर रहा हूँ, कुछ जानबूझ कर भी कर रहा हूँ, और युवा लोगों से बहुत जुड़ा हुआ हूँ इस समय। सभी ज्यादातर प्रदेशों के, महाराष्ट्र, असम, बंगाल, साउथ से इतना नहीं जुड़ा हुआ था, फिर यात्राएं कर रहा हूँ। बेंगलुरु गया था 2 बार। कोई भेज नहीं रहा मुझे, अपनी ओर से जा रहा हूँ। कभी कभी, हालांकि अपनी ओर से तो कम जा पाता हूँ, लोग बुलाते हैं, अच्छा लगता है, पर अपनी ओर से भी जाता हूँ। अभी चेन्नई जाऊंगा यूसुफ की प्रदर्शनी लेकर, नवंबर में। अभी पुणे जाऊंगा। लगातार सर यात्राएं कर रहे हैं, और हम लोगों के लिए इस मंच से एक बहुत आश्वस्त करने वाली बात, और एक बहुत ही जैसे जो एक अभिभावक का दायित्व होता है कि वो हर समय में अपने जो जिनका वो सरपरस्त होता है उनको आश्वस्त करता है कि जो आने वाला समय दिख रहा है उसमें थोड़ा धैर्य रखना है, चीजें साफ होकर निकलेंगी, अच्छी होकर निकलेंगी। तो सर ने आज ये दायित्व भी यहाँ पूरा किया कि कला की दुनिया वीरों से खाली नहीं है, और अच्छा काम बहुत जल्द लोगों की नजर में आएगा। बहुत सारे आर्टिस्ट इन द मेकिंग हैं। इस बीच में सर हम लोग के साथ आरुष सिंह, उमा शर्मा जी जुटे, उमा शर्मा साहब जुटे हैं। आपकी इतनी और सुदीर्घ संलग्नता प्रेरक है प्रयाग जी। गंभीर सिंह पालनी जी का टिप्पणी था, वाह। और उसके बाद से फिर प्रज्ञा पांडे जी ने टिप्पणी की है, प्रयाग जी का उद्बोधन उनके चित्र और कविताओं की तरह ही सुंदर हैं। बिल्कुल प्रज्ञा जी। अब कार्यक्रम अंतिम पड़ाव में आ चुका है, और मैं अनुरोध करूंगा हमारे सीरज सक्सेना सर से कि वे आएं और हमारे आज के अतिथि प्रयाग सर को धन्यवाद ज्ञापित करें। इससे पहले मैं मंच को एक बार सीरज सर से थोड़ा सा परिचित करा दूं। सीरज जी ने चित्रकला की पढ़ाई की है। इनकी 5 किताबें आई हैं, जिसमें से सिमिट जल मेरी व्यक्तिगत तौर पे पढ़ी हुई किताब है, इसलिए मैं जानता हूं कि एक अच्छी किताब है और पढ़नी चाहिए लोगों को। और भारत भवन से 4 साल जुड़े रहे सर। भारत भवन से जुड़ने के बाद एक जापानी जो सिरामिक आर्टिस्ट हैं ईदा सोइची साहब के साथ भी इन्होंने काम किया। 3 माह तक जापान में रह के वहाँ सिरामिक कला सीखी है। तो राष्ट्रीय अंतर्राष्ट्रीय अनुभव है। इसके अलावा 25 देशों में कलात्मक यात्राएं की हैं। सारे देशों का नाम लेने लगूंगा तो मुझे लगता है रात में 8 बजेंगे। मोटे तौर पे मैं यही कह सकता हूं कि हमारे आज के जो मुख्य अतिथि हैं उन्हीं की तरह सक्सेना सर भी खूब घूमते हैं, जगह जगह कला प्रदर्शनियां करते हैं, और कला के सर्किट में एक बड़ा नाम है। और आज हम सब का सौभाग्य है कि सीरज सक्सेना साहब आज इस मंच से धन्यवाद ज्ञापित करेंगे हमारे मुख्य अतिथि सक्सेना सर। जी, थैंक यू वेरी मच। विजय जी को इस 130वीं सृजन संवाद के लिए मैं बहुत बहुत बधाई देता हूँ। साथ ही शशि भूषण जी और वैभव मणि जी का भी मैं आभार व्यक्त करता हूँ कि वो इस संवाद में जुड़े, और प्रयाग जी का भी बहुत बहुत धन्यवाद कि उन्होंने अपना इतना बहुमूल्य समय इस सृजन संवाद को सार्थक और महत्वपूर्ण बनाने के लिए दिया है। प्रयाग जी ने काफ़ी अच्छी, प्रयाग जी के पास में इतनी सारी याद है कला को लेकर, साहित्य को लेकर, कलाकारों से उनकी मित्रता और प्रेम को लेकर, कि उन्होंने बहुत ही अच्छे से इस इतने कम वक्त में हुसैन की बात, हुसैन के देखने को हमें बताया कि एक चित्रकार कैसे देखता है,
राम कुमार की उदारता, दिनमान से जो उन्होंने फ्रीलांसिंग शुरू की थी और आज भी वो फ्रीलांसर हैं, इस बीच में कहीं कहीं थोड़े थोड़े दायित्व उन्होंने लिए हैं। तो ये जो फ्रीलांसिंग से शुरू होकर फ्रीलांसिंग तक लौटने का जो बहुत ही लंबा सफर है, जिसमें थिएटर, नृत्य, संगीत, कलाएं, यात्राएं, प्रयाग जी की यात्रा वृतांत पढ़िए, देखिए कितना आनंद आता है। बल्कि दुनिया मेरे आगे उनके कॉलम को पढ़कर मुझे भी लिखने की काफी प्रेरणा मिली है। और प्रयाग जी का जो आज का वक्तव्य था, उसमें जो आत्मविश्वास की जो समृद्धता और संपन्नता है, जो कि उनके अभी व्यवहार में हमें नजर आती है कि इतनी यात्राएं करते हैं, इतने लोगों से मिलते हैं। सबसे अधिक युवा मित्र अभी प्रयाग जी के पास ही होंगे, हम सब भी हैं, लेकिन सबसे अधिक युवा मित्र, और वो भी भारत के शायद तमाम शहरों के, लगभग हर शहरों में उनका कोई ना कोई एक कलाकार या साहित्यकार या कवि मित्र जरूर होगा। तो ये एक वैभवशील जीवन जो प्रयाग जी के पास है, ये एक बहुत निधि की तरह है, और हमें भी इस निधि का हिस्सा बनना चाहिए। हम भी उनके मित्र हैं, तो हम भी उस निधि का हिस्सा है। और सजीव निरंतर भरा व्यक्तित्व अगर हमें कहीं देखना है तो हम प्रयाग जी में देखते हैं। इतनी सक्रियता, और मतलब इसमें मैं उम्र को इतना दोष नहीं देता हूँ जितना कि स्वास्थ्य को देता हूँ। ऐसे कई युवा लोग भी हैं जो बेचारे चल नहीं पाते हैं थोड़ा, लेकिन अपने स्वास्थ्य का, जो कि एक हमारा टूल है, बहुत महत्वपूर्ण टूल है, उसको भी हम भले ही किसी भी आयु के हों, हमें साधना चाहिए, उसका ध्यान रखना चाहिए। और ये हमें प्रयाग जी से निश्चित ही सीखना चाहिए। प्रयाग जी की जीवनचर्या के दैनिक दिनचर्या के बारे में भी यहाँ मैं बताना चाहूंगा कि वे कितना पैदल चलते हैं रोज। बल्कि अपने जब घर में होते हैं या कहीं और भी होते हैं, तो दिन की शुरुआत वो पैदल चलते हुए ही करते हैं। तो उससे वो व्यायाम भी होता है, और साथ में जहाँ पर भी वो हैं उसकी निकट भूगोल, पशु पक्षी, लोग, भाषा, सुगंध, इन सब के बारे में भी वो जो उन्होंने शायद हुसैन के देखने से वो सब चीजें उनके मन में जागृत हुई होंगी, उसका पूरा बहुत अपने दैनिक व्यवहार में अभ्यास करते हैं। और हम भी उससे समृद्ध होते हैं जब वो कभी लिखते हैं या बोलते हैं उसके माध्यम से। एक और बात पहचान की प्रयाग जी ने यहाँ बहुत अच्छी इस वक्तव्य में कही कि सिर्फ कलाकार ही नहीं, आजकल दूसरे जो सृजन के क्षेत्र हैं उनमें युवाओं को ये बड़ा एक मतलब एक परेशानी होती है कि वो पहचान कैसे हो, उनकी पहचान कैसे बने। ये एक बड़ा भ्रम है। प्रयाग जी ने बहुत अच्छा शब्द का इस्तेमाल किया था कि ये पहचान बनाना एक भ्रम की तरह है। अब इसमें एक्चुअली क्या है, इसको हमें इस तरह से देखना चाहिए कि आप पहचान अगर कोई कलाकार है या साहित्यकार है, तो वो पहचान आखिर किन लोगों के बीच में बनाना चाहता है। यहाँ पर कई सारे प्लेटफॉर्म है जहाँ पर पहचान बनती है। एक पहचान बनती है समाज में, एक पहचान बनती है अगर आप साहित्य में या कला में है या फिर संगीत में, तो उसके बाजार में, उसका भी एक बाजार होता है, उसमें पहचान बनती है। और या होती है कला संसार, जिसमें कला बिरादरी होती है, उसमें पहचान बनती है। तो इस बारे में सोचेंगे तो इसके बारे में भी एक अलग हम बात कर सकते हैं कि पहचान एक तो होती खुद से। तो ये पहचान का एक बात करने के लिए बड़ा लंबा इसमें समय चाहिए होगा, लेकिन इस पर सोचने के लिए हम सभी को जरूर समय देना चाहिए। क्योंकि इस बारे में सोचते हुए अगर आप काम करेंगे तो काम में आपका पूरा 100% ध्यान नहीं जा पाएगा। और पहचान हमें 5 लोगों में भी अगर बनती है तो वो भी बहुत बड़ी होती है। कोई जरूरी नहीं है कि पूरे, अगर आपका काम, आपका संगीत, आपका लेख, कविता या कोई गद्य या आपका कोई खेल 5 लोगों को भी अगर
पसंद आता है तो वो ही विस्तार करता है और उसी से ही संतुष्टि होती है। तो प्रयाग जी ने बहुत अच्छे से इतनी, प्रयाग जी का 6 दशक हो गए, मतलब 65 से उनका शुरू हुआ है संवाद, और इतने समृद्ध जीवन को उन्होंने 60 मिनट के इस सृजन संवाद में इसको बहुत अच्छे से व्यक्त किया है। तो प्रयाग जी का मैं बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ सृजन संवाद के इस मंच से, और डॉक्टर विजय शर्मा जी को पुनः बधाई देता हूँ कि वे जमशेदपुर में रहते हुए इस तरह के सिनेमा, कला और साहित्य पर निरंतर संवाद करती हैं। आपकी ऊर्जा को भी प्रणाम, और शशि भूषण जी और विभवमणि जी को भी मैं बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ। नमस्कार। नमस्कार सीरज, धन्यवाद। इस बीच में हमारे साथ मनमोहन चड्ढा साहब जुड़े हुए हैं और परमानंद रमन जी जुड़े हुए हैं। परमानंद जी की एक टिप्पणी थी कि प्रयाग जी स्वयं बहुत प्रभावशाली रेखांकन करते हैं, कृपया इस प्रक्रिया पर कुछ पूछें। तो रमन जी, किसी अगली बैठकी में इस पर हम लोग बात करेंगे। एक समय का अनुशासन है और उसका पालन होगा। अब मंच विजय शर्मा मैम के हवाले कि हाँ, मुझे लगता है विजय जी, एक मैं आपसे निवेदन करूंगा कि प्रयाग जी की से बात की कम से कम 5 सीरीज होनी चाहिए। एक अनुवाद पर, एक उनकी कविता पर, एक यात्रा वृतांत पर, एक कला, मैं भी वही कहने वाली थी कि प्रयाग जी के इतने आयाम है रेखांकन पर अभी बात नहीं। जी 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 जी, अभी परमानंद जी कह रहे हैं कि रेखांकन पे बात नहीं। अभी तो हमारे मंच पे बार बार वो आए और हम लोगों को अनुग्रहित करें अपने विचारों से। हम तो कितना कुछ सीख सकते हैं और आपको हम लोग बार बार बुलाना चाहेंगे। वो उन्होंने बहुत सुंदर बनाया है। मैं उन्हें नहीं जानती हूँ, लेकिन उनके काम से मैं परिचित हूँ। तो त्रिपाठी जी, बीच में मैं बोल पड़ी क्योंकि रहा नहीं गया। बहुत बहुत धन्यवाद दूंगी प्रयाग जी को, सीरज जी को, गडोनी जी को, और हम बार बार चाहेंगे कि वो सृजन संवाद को समृद्ध करते रहें। त्रिपाठी जी, आज के इस कार्यक्रम को अब हम लोग यहीं समाप्त करेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद प्रयाग सर कि आपने अपने व्यस्त समय में से लगातार यात्राओं के बीच में से संवाद के लिए समय निकाला, और आज की इस जो बैठकी है इसको हम इसी शर्त पर बंद करेंगे कि सर हमें आश्वस्त करें कि जो 5 सीरीज की बात हुई है उसके लिए बीच बीच में से सर समय निकालेंगे और हम सबको थोड़ा और समृद्ध करेंगे। जरूर, कभी संभव हुआ तो जरूर। बहुत बहुत धन्यवाद आप सबका। प्रणाम।